सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सेनेट इलेक्शन इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों की टेंशन नंबर 1 बना हुआ है। सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे या फिर खुफिया तरीकाकार के तहत इस वक्त ये जंग लड़ी जा रही है। सदारती ऑर्डिनेंस का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, जहां आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट इंतखाबात में खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी। चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स ने वाज़ेह कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या सोच रही है, जबकि आज ही नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का यह बयान भी हेडलाइंस में है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ दिया तो यह फैसला मुतासिबाना होगा। फैसला आने से पहले ऐसा बयान, मुखालिफिन इसे नून लीग की इदारों से मुखासमत और इदारों को दबाव में लाने की कोशिश करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ अहम सवाल यह भी है कि शो ऑफ हैंड ऑपोजिशन के लिए क्यों जिंदगी मौत का मसला बन गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह की दलील यह थी कि खुफिया वोटिंग खत्म हुई तो जमहूरियत के लिए धचका होगा। धांधली को फरोग देने वाला यह तरीकाकार जमहूरियत के लिए धचका हो या ना हो, अवाम को इस दलील से धचका जरूर लगा है। इस धचकेबाजी की सियासत में मार्च का महीना बहुत अहम है। मार्च में वाज़ेह हो जाएगा कि सेनेट इंतखाबात किसके लिए फतह का छक्का साबित होते हैं और किसके लिए शिकस्त का धचका। दूसरी तरफ अपोजिशन का भी मार्च में हुकूमत को लॉन्ग मार्च का धचका देने का इरादा है। सेनेट और सियासत में एक दूसरे को ढेर करने के लिए जोड़ तोड़ मेल मुलाकातें, राबते, इल्जामात, बयानात सब कुछ जोरों पर है। पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी की आज शहबाज शरीफ से होने वाली मुलाकात अहम है, तो सेनेट इंतखाबात से ठीक 7 दिन पहले हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई बहुत ही अहम, जिसे सियासी पंडित मरियम नवाज के लिए खतरे की घंटी करार दे रहे हैं। मरियम नवाज को नैब ने भी 2 मार्च को तलब कर रखा है। यह तलबी जाती उम्रा अराजी केस के सिलसिले में हो रही है। ऑपोजिशन में हलचल है तो सुकून हुकूमती सफों में भी नहीं। सेनेट इंतखाबात को लेकर बलोचिस्तान में बाप और पीटीआई में डेडलॉक की फजा है। पंजाब में अरकान असम्बली नाराज हैं और सिंध में सेनेट सीनियर पीटीआई रहनुमा लियाकत जतोई के सैफुल्लाह अबड़ों पर इल्जामात के बाद नया तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है, जबकि बिलावल भुट्टो ने सेनेट इंतखाबात के बाद तहरीक अदम इत्तेमाद का इंदिया भी दे दिया है। मार्च में सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, आज इसी पर हम बात करेंगे असद खरल साहब, बाबा डोगर साहब से। असद खरल साहब, बहुत अहम चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप इस बात पर कमेंट करें कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं इंसाफ के 2 मयार, आला अदलिया पर धब्बा हैं, ओपन बेल्टिंग की तरमीम सेनेट का मसला, सुप्रीम कोर्ट इसमें पार्टी ना बने और ना ही हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा दे। अब मुझे समझ नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट किस तरह सहारा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कोई रिलीफ दिया तो फैसला यकतरफा होगा, आला अदलिया को इस गंदे खेल में घसीटे ना, हुकूमत को बेनकाब करते रहेंगे। मरीम नवाज ने कहा जी परवेज रशीद के केस में हुकूमत बेनकाब हो गई। मुझे नहीं समझ आई, परवेज रशीद का केस तो अदालत में गया था, अदालत ने उनको नाअहल किया है। अब मामला ये है उसामा साहब, आज अदालत ने हमजा शहबाज को बेल भी दी है, इनके कज़न को, तो उसी अदालत पर उन्हीं इदारों पर मरियम साहिबा हमले कर रही हैं। यानी वो तो इस तरह लग रहा है जैसे कि यानी सिर्फ इनके हक में अगर फैसला आए तो वो अदालत ठीक है जी। अगर कानून और आइन के मुताबिक फैसला हो, जो अगर इनके खिलाफ जा रहा हो तो वो अदालत बाइस्ड हो जाएगी, वो मुतस्सब हो जाएगी, वो सहारा हुकूमत को देने के मुतरादफ होगी। अब हुकूमत अगर गई है, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली बात की है, उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के जो रिमार्क्स हैं वो सामने हैं। हालांकि ये तकरीर तो मरियम साहब बाद में कर रही थी, चीफ जस्टिस साहब के तो पहले ही रिमार्क्स आ चुके हैं इसके, वो सुबह की प्रोसीडिंग है, लेकिन वो तो अपनी जजमेंट दे चुकी हैं। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात फैसला होगा, वोटिंग खुफिया होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी। अब ये कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स है, उसके बाद तो कोई बात रह ही नहीं जाती। वो तो खुद अदालत भी यही कह रही है कि कानून और आइन जो है उससे बाहर हम नहीं जा सकते। जो पार्लियामेंट का काम है वो हम अपने इख्तियार पास नहीं ले सकते। पार्लियामेंट का काम, आइनी तरमीम का काम है, वो पार्लियामेंट ही करेगी। खुफिया रखना है, इसको ओपन करना है, वो आइनी तरमीम है, और आइनी तरमीम का मामला जो कि पार्लियामेंट का है वो पार्लियामेंट ही करेगी। तो अब मुझे ये बताएं, उसके बावजूद मरियम साहिबा का ये इस तरह का बयान देना किसी अदालत के बारे में, अदालती उज़्मा के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में, या वहाँ पे जो ऑनरेबल जजेस बैठे हैं उनके बारे में, कि अगर वो इस तरह का फैसला देंगे तो मुतसब हो जाएगी अदालत। यानी वो डिक्टेट कर रही हैं, अदालत को डिक्टेट कर रही हैं, थ्रेट कर रही हैं
उनको मिलाइन कर रही हैं, उनको ब्लैकमेल कर रही हैं। हमजा का यही तो फैसला इनका दुरुस्त है, वतीरा वो एक अलग म्यार है। और अगर यही सुप्रीम कोर्ट जैसे कुछ कि और जहाँ कर पे दे तो इलेक्शन जो जीत मुत्तसिबाना होगा। जाए वहाँ पे धांधली नहीं है, और जहाँ से इलेक्शन हार जाए वहाँ पे धांधली है। आज फिर उन्होंने इदारों के ऊपर हमले किए, आज फिर उन्होंने एजेंसीज के ऊपर हमले किए। आज फिर एक तरफ कभी वो कह रहे हैं डीएसपी के ऊपर डाल देते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने डीएसपी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। मरियम साहिबा कह रही हैं कि एक तरफ वो कहती है नाहल है, नालायक है, ताबेदार खान है, कभी वो कुछ कहती है, ना तजर्बाकार है। कभी वो ये कह रही थी आज कि जनाब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे से बैठकर कंट्रोल कर रहे थे, और इनके नीचे एजेंसियां जो हैं कभी उनको कठपुतली कर देती हैं, कभी इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार है, इसको हमने क्या करना है। तो अब कभी कहती है एजेंसियां उनके कहने पे सब कुछ कर रही थी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पहले मरियम साहिबा जो बात कहती थी क्या उसको दुरुस्त हम तस्लीम करें, या आप जो बात कर रही हैं उसको करें। अच्छा कर्नल साहब, मैं दोबारा आता हूँ की तरफ। बाबर डोगर साहब, ये मरियम साहिबा के इस तरह के बयानात, मतलब मुझे नहीं नजर आता कि माजी करीब में हमने देखा हो या पहले भी कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कह रही है अगर ऐसा फैसला आया तो मुत्तसिबाना होगा, ये दोहरा में आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट हुकूमत, गिरती हुकूमत को सहारा न दे। मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह गिरती हुकूमत को सहारा दे रही है। उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली दफ़ा तो बयान नहीं वो दे रही, ये इनकी हिस्ट्री है नून लीग की। अदालतों के हवाले से इस तरह के बयान देती रही हैं, और मैंने देखा कि जब से मैं देख रहा हूँ कि जब इनके खिलाफ बयान आता है, जैसे खरल साहब कह रहे हैं, उस वक्त ये कहते हैं कि जज जो है मुतासिब हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ हुए हैं, उनके अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है, ये लफ्ज़ यूज़ करते रहे हैं। और जब इनके हक़ में आ जाए तो उस वक्त अदलिया जो होती है वो गैर जानिबदार हो जाती है। आज जो मरियम ने ये स्टेटमेंट दी है, वो मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रही हैं कि जनाब के अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो शायद इमरान खान जो है ये यूसुफ गिलानी जीत जाएंगे और पीटीआई हार जाएगी। और चूँकि आइन में सीक्रेट बैलेटिंग कहा गया है तो अदालत जो है वो आइन के साथ छेड़छाड़ ना करे। उनका कहने का मतलब यही नज़र आ रहा है कि अदालत जो है ये इसके परव्यू में नहीं है, ये पार्लियामेंट को फैसला करने दे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। बल इसमें अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था, यही बात उनके जो वकील हैं वकील हैं वो भी कोर्ट में इसी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बेहतर अल्फाज के चुनाव के साथ, एक बुग़्ज़ के साथ चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में है, इन्होंने सीक्रेट बैलेटिंग खत्म करनी है, लेकिन ये करें तो ठीक है, इमरान खान करे तो गलत है। इनकी आईनी तरमीम होगी या वो कानून होगा, इमरान खान जो करेगा वो धौंस होगा, वो धांधली होगी, वही चीज़। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स आ गए कि जी ये तो अब देखते हैं फैसला, असल तो चीज़ फैसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टेंशन लग रही है कि जी ये खुफिया बैलेटिंग का मामला तो पार्लियामेंट में देखना है, लेकिन ऑर्डिनेंस की बात भी उन्होंने कहा जी हमने नहीं देखनी। अब ऑर्डिनेंस तो आ चुका है, मशरूत ही सही, लेकिन सर देखें, चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप देखें अदालत को तयन करना है कि सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का लागू होता है या नहीं होता। रियासत के हर अदारे को अपने हदूद में रहकर काम करना है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का मुतबादल नहीं, खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामान का अख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। अगर आइन कहता है खुफिया वोटिंग होगी तो बात ख़त्म हो जाती है। मेरा मतलब अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो फिर आइन, जब आइनी बात आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम, मैं कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट यही बात कर देती है, फैसला दे देती है, तो फिर ऑर्डिनेंस तो खत्म हो गया ना, फिर आइन परवेल कर गया। ये भी रिमार्क्स आए हैं, क्योंकि अभी तक रिमार्क्स हैं, ये भी रिमार्क्स आए हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट बैलेटिंग भी हो जाए और हॉर्स ट्रेडिंग से भी बचा जाए या पता चल जाए किसने किसको वोट डाला है। ये भी तो बात हो चुकी है। मैं आपको एक बार पूछा गया इलेक्शन कमीशन, कोई हमें क्राइटेरिया बता दे कि आप कैसे बात बताऊं। इंडिया में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 1951 का कॉन्स्टिट्यूशन था जी, उसमें ये था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा बाकी सारे जो इलेक्शन है वो ओपन बैलेटिंग के जरिए, सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होंगे। 2008 में इंडियन पार्लियामेंट ने इसमें अमेंडमेंट कर दी, अमेंडमेंट करके 39AA में उन्होंने अमेंडमेंट करके और उन्होंने कहा जी कि ये जो उनका राज्यसभा, ये जो पार्लियामेंट जो है सेनेट है उनका, उसका इलेक्शन जो है वो ओपनली होगा, ओपन रायदही से होगा। उसके खिलाफ सारी अपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। 5 रुकी जज जो थे वो बेंच बैठा और उसने अल्टीमेटली सारे केस को व्यू किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब नहीं,
ये ओपन बैलेट के साथ ही होना चाहिए। अब वहाँ पर उन्होंने जो अमेंडमेंट किए हैं वहाँ पर ये है कि जब अब बंदा वोट डालने जाता है सेनेट का, जो भी उनका नेशनल असेंबली का मेंबर या स्टेट का, जिस स्टेट से सेनेटर आने हैं उस स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं तो पार्टी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर अपॉइंट करती है जो वहाँ पर बैठा होता है बैलेट बॉक्स के साथ, और जो बंदा भी जाता है वो उसको पहले अपना बैलेट पेपर दिखाता है, यकीन दहानी कराता है कि मैं पार्टी पॉलिसी के साथ जा रहा हूँ, उसके बाद वोट कास्ट करता है। वोट वहाँ पे इसी तरह सीक्रेट बैलेट ही है, लेकिन वहाँ पर दिखाना पड़ता है आपको कि आप किसको वोट डाल दें, ये दिखाकर शो करके वोट डालना पड़ता है। ठीक, तो पार्टी को हाँ, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो थी वो इस चीज़ के साथ खड़ी हुई कि ये जो इलेक्शन है ये ओपन बैलेट के ज़रिए से ही होना चाहिए, और उनका ये 2008 का फैसला है। और उसके बाद उन्होंने जो 39AA अमेंडमेंट थी उसको वैलिडेट किया कि ये अमेंडमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है। अब सिमिलर मामला जो है हमारी कोर्ट के पास भी, अब कोर्ट ने फैसला देना है। बल अभी तो देखें जजेस जो सवालात करते हैं वो इनफैक्ट वो चाह रहे होते हैं कि इसका कोई बेहतर हल हमारे पास आ जाए, कोई बेहतर चीज़ सामने आ जाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी सवालात किए हैं, इनसे भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, असद खरल साहब, नून लीग का बयान, खुफिया वोटिंग खत्म हुई तो जमहूरियत के लिए धचका होगा, तो ये फिर क्यों इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये लिखा कि ये धचका करना है हमने कौम के साथ? पीपल्स पार्टी के भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें थी कि किसी को, फरूक नाइक साहब ने कहा कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता अपना वोट जाहिर करने पर। नून लीग का भी वही बयान है, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से जब इन्होंने दस्तखत किए और ओपन जो शो ऑफ हैंड की बात की तो उस वक्त इनको ये याद नहीं आया। मामला ये है कि जब अब मामला आया है वो सारे मुकर गए, सुप्रीम कोर्ट भी पहली समातों में कह चुकी है। अब मामला ये, जिस तरह आपने सवाल ये बात उठाई है कि ऑर्डिनेंस का सवाल अदालत के सामने नहीं, ये बड़ी अहम बात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि ऑर्डिनेंस का सवाल अदालत के सामने नहीं, ऑर्डिनेंस जारी होने पर कोई राय नहीं देंगे, क्योंकि जारी बात है उनसे, और जमहूरियत का नहीं में फैसले पार्टी करती है, क़यादत नहीं। आइन में पार्टियों का जिक्र है, शख्सियात का नहीं। कोई ऊपर से अपने फैसले लागू नाफज नहीं कर सकता। पार्टियों के फैसले भी जमहूरी अंदाज में होने चाहिए। किसको वोट देना है ये फैसला पार्टियां कैसे करती हैं। अब मामला ये जो ऑर्डिनेंस की बात है, अगर मान लिया जाए कि 3 मार्च से पहले अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता तो फिर ऑर्डिनेंस तो नाफजुल अमल है, फिर ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही उसामा साहब ये तो सारा प्रोसेस होगा। लेजिस्लेशन बाद में होती है, जो होती है उसके बाद तो ये तो 120 दिन बाद खत्म हो जाएगा। और ये भी कहा गया वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से कि जनाब किसी ईवान में अगर करारदाद आ जाएगी तो ये तो जनाब ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना सिंध हाईकोर्ट बार की जानिब से बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने अपने दलाइल में जो बात कही है वो बड़ी कमाल है। वो कह रहे हैं कि इंतखाबी अमल से करप्शन ख़त्म करना पार्लियामान का काम है, कि ख़त्म करनी है या नहीं करनी, करप्शन हो रही है ये पार्लियामेंट फैसला करेगी। वरना तो जिस तरह बाबर डॉक्टर साहब आपने मिसाल दी है उसमें यह ना कि पार्टी खाए, इंडिविजुअल कोई ना ले जाए। सेनेटर अगर बनाना है तो पार्टी को फंड करो, आ जाओ बिस्मिल्लाह, जितने करोड़ देना है तो वो पार्टी को चला जाएगा। यहाँ यह कि इंडिविजुअल को जा रहा है, वो पैसे इस तरह से बना रहे हैं। तो बात ये लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा देख रही है कि ये लग ही रहा है कि सीक्रेट बैलेटिंग ही रहे, लेकिन ये करप्शन को किसी तरह से रोक लिया जाए। देखिए, यही बात पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट का एक ही कंसर्न है और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो सेक्शन 218 की 3 है गालिबन जैली शेख, जिसके अंदर करप्शन को, करप्ट प्रैक्टिस को 218 उसके लिए, हाँ जी 218(3), और उसको रोकना, उसके लिए मैकेनिज्म बनाना, अरेंजमेंट्स करना जिसमें फेयरली, ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली जो इस इलेक्शन का इनकाद है उसको मुमकिन बनाना। सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से यही पूछ रही है कि आपने करप्शन को रोकने के लिए, इसको ईमानदाराना, गैर जानबदाराना और शफाफ तरीके से बनाने के लिए वो जो इंतजामात किए हैं या इकदामात उठाए हैं वो जरा हमसे शेयर कर ले। वो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसके जरिए आप पता लगा लेंगे कि जनाब ये अभी तक तो सिर्फ बयान हल्फी आया है कि एक बयान हल्फी लिया जाएगा, हलफ उनसे उठवाया जाएगा कि भाई पैसे नहीं लिए। लेकिन पैसों की अगर बात करें तो यहाँ तो पीटीआई के अपने लोग, साबिक वज़ीर आला सिंध, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ लियाकत जतोई साहब ने अपनी ही पार्टी पर इल्ज़ाम लगा दिया है, और सैफुल्लाह भुट्टो साहब को जो टिकट दिया गया सेनेट के लिए, उन्होंने कहा है कि 3-4 लोग हैं जो फैसले कर रहे हैं, 35 करोड़ रुपया इसमें चला है। 35 करोड़ रुपए के एवज सैफुल्लाह भुट्टो को ये दिया गया है जनाब सेनेट टिकट। वरना कहती 6 महीने पहले आए हैं, ये सब क्या हो रहा है।
यार मोहम्मद रिंद साहब बलूचिस्तान से वो भी नाराज़ हैं, वो तो काबीना का हिस्सा है, स्पेशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसके साथ साथ पार्लिमानी लीडर हैं, वो कहते हैं जी तहरीक इंसाफ के, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं। तो बाबर डोगर साहब ये तो अजीब खिचड़ी पक गई है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अलग वो कह रहे हैं कि पता नहीं हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, जहांगीर तरीन साहब अलग एक्टिव हैं, तो ये कुछ समझ नहीं आ रही। हुकूमत में भी खलबली है, अपोजिशन में भी खलबली है। इसी तरह ये उसामा साहब ख़ास तौर पे पीटीआई में देखें, थोड़ा सा बलूचिस्तान में देखें, वहाँ पर भी लोग नाराज़ हैं। उसके बाद कराची में, सिंध में भी लोग नाराज़ हैं, केपी के भी नाराज़ हैं, पंजाब में भी नाराज़ हैं। होता यही है कि उमूमन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो इक़्तिदार में होती हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। कोई मिनिस्टर बनना चाह रहा है, कोई ओहदे लेना चाह रहा है, कोई ये चाह रहा है कि जी उसको फंड्स नहीं मिले, उसको ये चीज़ नहीं मिली। और फिर ये जो उसामा साहब ख़ास तौर पे जो जिन पार्टीज़ में ये जो वडेरे आ जाते हैं, ये जो वडेरा कल्चर है, ये जो इलेक्टेबल्स वाला कल्चर है, ये लोग तो किसी के भी सगे नहीं होते। ये इक़्तिदार के लिए आते हैं हर पार्टी में, और ये फंड्स के लिए आते हैं। जब इनको फंड्स नहीं मिलते तो ये ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने शुरू में उनका मंशूर यही था कि ऐसे जो वडेरे हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, इनके ख़िलाफ़ वो बोलते रहे। लेकिन जब 2018 का इलेक्शन आया तो आपने देखा कि बहुत सारे इलेक्टेबल जो हैं वो पीटीआई को ज्वाइन कर गए। आप ये जितने भी लोग हैं, इन लियाकत जतोई साहब देख लें या मोहम्मद रिंद साहब देख लें, ये इन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी होगी। ये नून में भी रहे, ये काफ लीग में भी रहे, ये पे पार्टी में भी रहे, और ये अब आके पीटीआई में शामिल हो गए। इनको और नहीं मिल रही और ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो इनको शोरबा मिलेगा, यहाँ से जो फंड्स मिलेंगे और यहाँ पे जो ओहदे मिलेंगे, वो अगर वो इनको नहीं मिले, उसकी वजह से ये लोग जो हैं अब ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब उसका एक हल होता है। उसका हल ये होता है कि पार्टी के जो बड़े हैं वो इन लोगों से बैठ के बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं और मसले का हल ढूंढते हैं। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने कुछ ऐसे मशीर रख लिए हैं जिनको सियासत का तो कुछ पता नहीं, ना उनको किसी की इज्जत का ख्याल है, और वो जलती पे वो कहते हैं ना कि वो जख्म पे ना नमक का काम करते हैं। ये शहबाज गिल है। अच्छा। अब होना तो ये चाहिए था कि जो सिंध का सदर था, गवर्नर सिंध की ड्यूटी इमरान खान साहब लगा देते, असद उमर की ड्यूटी लगाते, या 2-4 बड़े बंदों की ड्यूटी लगाते कि जाओ यार इसको मना के लेके आओ। अब इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी साथ ही जो पे आग पे जल्दी का काम कर रही हैं, और वो और इशू को, मसले को ख़राब कर रही हैं, जिसकी वजह से आज 1-2 स्टेटमेंट्स भी आए कि जनाब आप मेहरबानी करें, आप चुप हो जाएं, हमें ये मसला हल करने दें। तो ये इमरान खान साहब को चाहिए कि ये जो इस तरह के मशीर हैं इनको भी जरा काबू में रखें। दे दें, हम कार्रवाई करेंगे। सैफुल्लाह भुट्टो साहब ने 2 अरब रुपए घर जाने का दावा सर देखिए, ये मसला जो है ये पार्टी के अंदर हल होना चाहिए, बजाय इसके कि वो जो ट्विटर पे बैठे हुए लोग हैं जो हर टाइम ट्वीट करते रहते हैं। सही कह रहे हैं, हर इशू पे उन्होंने इमरान खान साहब को अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए हर इशू पे उन्होंने ट्वीट करना है, और हर इशू पे उन्होंने बेड़ा गर्क भी करना है। लियाकत जतोई साहब ने कहा 26 फरवरी को हम ख्याल लोगों का वो इजलास भी बुला रहे हैं, अगर इस पर कुछ किया ना गया तो। असद खरल साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे। अब उन्होंने सरप्राइज़ मुलाकात भी कर ली शहबाज शरीफ से। आपने पहले ही कहा था कि शहबाज शरीफ बड़ा इनके साथ बड़ा लाइजन, वो मुलाकात भी हो गई, हमजा बीच में आ गए थे। अब बात यह है कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि खुफिया अगर वोटिंग हुई तो ये रोएंगे, वो तो ये कह चुके हैं। देखिए, अब मामला ये है कि एक तो मुलाकात की यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की, उसमें यही सेनेट का शुक्रिया अदा भी उन्होंने किया। शहबाज शरीफ साहब का जो पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं उनको नामजद किया गया और उनकी हमायत के ऊपर। उसी दौरान हमजा शहबाज भी आ गए, उन्होंने भी जो है वो मुलाकात ज्वाइन की। उसमें मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने ये खुद वही काम जो यानी ये बात कर रहे, उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत जो मौक़िफ़ अपना रही, उन्होंने कहा जी हॉर्स ट्रेडिंग होगी, अगर सीक्रेट बैलेट हुआ तो इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होगी। अब मुझे ये बताएं कि यानी हुकूमत भी यही बात कह रही है। अपोजिशन के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं पीडीएम के, जो चेयरमैन सेनेट के जो मुमकिन उम्मीदवार भी होंगे अगर वो जीत गए, अभी तक जो सारी खबरें आ रही हैं,
तो वो भी यही बात कह रहे हैं। जब दोनों हुकूमती और अपोजिशन की जानब से एक ही बात आ रही है कि सीक्रेट बैलेट अगर हुआ तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो चाह ही दोनों पर यानी अपोजिशन भी यही चाह रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो, उसको नहीं रोकना चाहते। तो जब आप नहीं रोकना चाहते, आप हुकूमत जो अमेंडमेंट लेके आना चाहती है, जो सुप्रीम कोर्ट वो गई है, तो कल को अगर आप ये कहें जो इमरान खान साहब ने फिर कहा, आप फिर ये वो क्लिप चलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि अगर सीक्रेट बैलेट हुआ तो मैं आपको रुलाऊंगा। तो आप ना सीक्रेट बैलेट होने दें, आप ओपन कर लें। कानून में तो अमेंडमेंट करने के लिए अपोजिशन अगर साथ हुकूमत के मिल जाती है इतने सादे तो नहीं है तो फिर साहब कि वो तो अपनी फिर सीट ये गवा दें। बात ये है कि अपने हाथों से आप यही चाहते अपनी हैं, सीट गवा दें। अब आप मजेदार खुद चाहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो और ऊपर शोर भी मचाते हैं, कल को आप दादली का एक शोर भी तरफ मचाएंगे। हफीज शेख साहब के लिए जहांगीर तरीन जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, दूसरी तरफ यूसुफ गिलानी के लिए मखदूम अहमद महमूद जी जो जहांगीर तरीन और दोनों आपस में ब्रदर इन लॉ हैं, वो एक्टिव हुए हैं, वो यूसुफ गिलानी के साथ नज़र आ रहे हैं। और दोनों बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे, उनका कदकार भी मखदूम अहमद महमूद गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, तो वो भी साथ एक्टिव हो गए हैं। तो जोड़ तो पड़ रहा है। अब पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन पीटीआई के अंदर एक खौफ तो है कि कोई अपसेट ना हो जाए, कोई अपसेट वाली सिचुएशन ना हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में निगरानी का उन्होंने शुरू कर दिया मामला कि सारे एमपीज़ की निगरानी की जाएगी। टास्क दे दिया गया है, काबीना मेंबर जो हैं वो निगरानी करेंगे कि कहीं किसी से कोई राबता तो नहीं हो रहा। और पंजाब में भी यही हाल है, ओपन रिवोल्ट है, वहाँ पे तो ओपन बगावत है, वो उनको भी मैनेज करना पार्टी के लिए एक बड़ा है। पंजाब में सबसे ज़्यादा एमएनएज हैं पार्टी के, वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़ुबानी तौर पर तो कह रहे हैं हम पार्टी को वोट डालेंगे, लेकिन मैंने असम्बली में भी देखा है कल, बहुत सारे लोग इस पर डाउट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं हो सकता है ऐसा ना करें, जब वोट डालने जाएँ तो इस तरह ना करें। तो पार्टी के लिए जो मुश्किलात हैं वो तो बढ़ रही हैं वक्त के साथ साथ। अब सारी जो चीज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। दूसरी तरफ एक अहम चीज़ जो मैंने कल भी बताई थी, लग रहा है कि नून लीग भी 3 बंदों को पंजाब में सेनेट का टिकट दे रही है, जिसमें मुशाहिदुल्लाह के शायद बेटे हैं, दूसरा साजिद मीर हैं, और तीसरे जो हैं वो तीन बंदे हैं। खोखर सैफुल में खोखर होंगे या वो सिद्दीकी साहब हैं। ठीक है, सिद्दीकी साहब को, मैं सिद्दीकी साहब का मैंने सुना है उनको टिकट मिल रहा है। तो अगर 3 लोग पीएमएल पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के तो चांस मेरा ख्याल है कि पंजाब में तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ब्रेक से पहले ने टास्क बनाया है बाकायदा। आज भी सैफुल्लाह नियाजी जो है उनकी मुलाकात हुई, गवर्नर पंजाब से चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, और दूसरा ये है कि उन्होंने ग्रुप बना दिए कि यानी जो साउथ पंजाब के लोग हैं वो सैफुल्लाह नियाजी को देंगे वोट, जो पीटीआई के या पीएमएलक्यू के हैं। इस तरीके से जो शुमाली जो पंजाब के हैं वो एजाज चौधरी को, सेंट्रल पंजाब एजाज चौधरी को है, साउथ मेरे ख्याल ऑन साहब को है, और इस तरह से शुमाली मेरे ख्याल सैफुल्लाह। हाँ जी, ठीक। तो इस तरह इन्होंने आपस में, ताकि पता चल सके कि किस कामली आगा साहब को तो काफ लीग और बाकी जो जितने लोग रह गए, बाकी जो रह जाएंगे लोग, क्योंकि 40 लोग रिक्वायर्ड हैं, तो जो बाकी जो काफ लीग के मिला के पीटीआई के वो, ठीक है जी। अच्छा, अब न्यूज़ अपडेटेड से उसके बाद बात करेंगे कि हमजा के हवाले से तो बड़ी खुशखबरी मिली नून लीग को, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को 2 मार्च को तलब कर लिया है नैब ने। क्या होगा? पिछली दफ़ा जिस तरह फायरिंग हुई, तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ, पथराव हुआ, वो होगा या इस दफ़ा कुछ और? ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। मरियम नवाज साहिबा को 2 मार्च को नैब ने तलब कर लिया है, और ये रायवन अराजी केस है कि गैर कानूनी तौर पर ज़मीन लॉट की, फिर इस ज़मीन के इर्द गिर्द बाकी जगह को ग्रीनलैंड कह दिया कि अब यहाँ कोई चिड़िया पर ना मारे, कोई इंसान, कोई कीड़ा मकोड़ा, चूँकि बाकी तो सारे आम इंसान जो है कीड़े मकोड़े, तो वो राया जो है वो यहाँ कहीं मतलब फिरे ना, यहाँ कोई उसका वजूद ना हो, तो इर्द गिर्द कोई ना हो। बाकी सारी ज़मीन अपने नाम भी करवा ली थी, और गैर कानूनी फिर एलडीए में एक लंबी हिस्ट्री है। असद खरल साहब को बहुत ज़्यादा पता है इस बारे में, बाबर साहब को भी, कि किस तरह कानून खुद बनाते हैं, मतलब मोम है उसको जिस तरह मोड़ देते हैं और फिर अपने फ़ायदे उठाते हैं। अब इसमें असद खरल साहब 11 अगस्त 2020 को पहले नैब ने तलब किया था, और उसके बाद फिर 50 लोग ज़ख्मी हो गए थे, पथराव हुआ था, फिर मुबीना तौर पर मरियम साहब की गाड़ी पर कोई
पाकिस्तान में लेज़र गन आ चुकी थी और लेज़र गन से उस पर कुछ हमला हुआ था उनकी जान लेने के लिए, लेकिन फिर 6 महीने गुजर गए। 11 अगस्त 2020 के बाद नैब की जरूरत नहीं हुई कि 6 महीने तक उनको दोबारा बुला सके। तो अब बुलाया है, अब इंतजाम किए होंगे हुकूमत ने या कि अब फिर तैयार हैं, क्योंकि वो पत्थर आएंगे, वो फिर बैग्स में, पॉलीथीन बैग्स में पत्थर आ सकते हैं, बड़ा कुछ हो सकता है। मरियम साहबा ने तो आज ही कह दिया है कि जिस तरह धुंध में रिटर्निंग अफसर गायब हो गए थे, गुम हो गए थे, मेरे उन्होंने कहा कि नोटिस भी लगता है वो गुम ही हो गए हैं या गुम हो जाएंगे, वो पहले से ही उन्होंने बता दिया। मुझे नहीं लगता कि 2 मार्च को मरियम साहबा जाएंगी वहाँ पे। और जिस तरीके से पहले भी वो 11 अगस्त को लाहौर लश्कर के साथ गई थी और जिस तरह बलवा किया गया था, नैब के दफ्तर का मुआसरा किया गया था, वहाँ पे जिस तरह तोड़ फोड़ जो आपने देखी और जिस तरह पुलिस वाले कई ज़ख्मी हुए, पथराव किया गया, उसके बाद जवाबी उन्होंने भी शैलिंग वगैरह की। तो बहरहाल मरियम साहबा ने यहाँ तक कह दिया जी लेज़र गन से बाकायदा मुझे टारगेट किया गया और ये शीशा जो टूटा है गाड़ी का वो लेज़र गन जो है उससे निशाना बनाया जाता है। राना सनाउल्लाह ने भी इस तरह की बात की। अब मामला ये है कि एक तो हमजा शहबाज के हवाले से जिस तरह डोगर साहब ने बताया कि जनाब वो उनकी बेल हो जाएगी, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है मार्च में उनकी भी बेल हो जाएगी। तो वो तो आज आपने देख लिया कि हमजा शहबाज जो है उनको तो बेल मिल गई। अब नैब उसके ऊपर क्या कह रहा है कि हर चूंकि अब लेकिन साहब मैं एक वजाहत कर दूं, आज मरियम के हवाले से भी नैब ने वजाहत की है कि वो जो नोटिफिकेशन आया वो ठीक नहीं है। वो बल्कि वो नैब ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं। मरियम की बात सही होगी, तो मैंने कहा उन्होंने आज इस चीज़ की वजाहत की है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमने जारी नहीं किया। मैं तो पहले कह दिया, मरियम साहब ने कह दिया, तो वो डर गए, पता नहीं क्या वजह है। 6 माह तो पहले को। अब नैब अब हमजा शहबाज की जानब से जो नैब का क्लैरिफिकेशन जो आई है, नैब का हमने बुलाया नहीं उनको, बुलाया नहीं। क्या बात, क्या मजाल है जनाब, जरदारी साहब ने किया। खरल साहब आपने तो सही। अब नैब ये कह रहा है जी पोस्ट अरेस्ट जो बेल है जो हमजा शहबाज साहब को जो ग्रांट हुई है, जो मिली है, वो कह रहा है प्योरली ऑफ द बेसिस ऑफ हार्डशिप और लेंथी ट्रायल। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा हुई है डिफेंस टुक प्ली दैट हमजा इज अरेस्टेड सिंस के 20 मंथ से वो चूँकि बंद हैं, जेल में हैं। ही इज़ एन अबैटर टू प्रिंसिपल अक्यूज। बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो अबैटर हैं प्रिंसिपल अक्यूज के, वो प्रिंसिपल अक्यूज नहीं है, नॉट प्रिंसिपल अक्यूज हिमसेल्फ, यानी वो प्रिंसिपल अक्यूज के अबैटर हैं, खुद वो प्रिंसिपल अक्यूज नहीं है। फर्दर वो नैब कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट जो है ऑन क्वेरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जब सवाल उठाया तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सबमिटेड इट्स रिप्लाई इन सुप्रीम कोर्ट द ट्रायल ऑफ दिस केस में टेक एन अदर 10 से 12 मंथ का। उन्होंने कहा कि मजीद 1 साल लग सकता है इस ट्रायल में, लिहाजा एट दिस बेल वाज ग्रांटेड, मेरिट वाज नॉट डिस्कस्ड एट ऑल। ये नैब की जानब से कहा है। और उन्होंने कहा कि ऑन मेरिट लाहौर हाई कोर्ट ऑलरेडी डिसमिस्ड बेल ऑफ हमजा शहबाज, क्योंकि उनकी जानब से एक क्लैरिफिकेशन है, वो भी हमने आपके सामने रख दी। बहरहाल ये तो डोगर साहब ने भी कहा, हम भी इस तरह की बात कर रहे थे, प्रोग्राम में नाज़रीन देख रहे हैं कि हमजा शहबाज जो है बिलाखिर उन्होंने चूँकि बेल खुद वापस ली थी, अब उनको बेल मिल जाएगी और आगे शहबाज शरीफ साहब को मार्च में बेल वो भी मिल जाएगी। अब हमें नहीं पता कि वो क्यों बेल मिल जाती है। आज से 1 महीना पहले प्रोग्राम में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मुझे नून लीग के 3-4 बड़े लोगों ने कहा कि जी 17 तारीख को हमजा साहब जो हैं वो बेल अप्लाई करेंगे, हमें इशारा मिल गया है और 23 तारीख को उनकी बेल जो है वो फाइनल हो जाएगी। आज से मेरा था कि 1.5 हफ्ता पहले मैंने इस प्रोग्राम में भी कहा था कि जी कि नून लीग तो 23 तारीख का नाम ले रही, 23 तारीख को उनकी बेल हो जाएगी। 23 को कल निकाल चुके हड़ताल थी, वो हड़ताल थी। फिर मैंने नैब वालों से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल उनकी बेल हो जाएगी। तो मेरा मतलब नैब भी राजी है। अदालत में नैब ने अपोज नहीं किया, क्लैरिफिकेशन जारी कर दोनों 20 महीने रख लिया। उसके आगे उन्होंने कहा जी कि जब हमजा की बेल हो जाएगी तो उसके बाद फिर अगला जो स्टेप है वो ये है कि शहबाज शरीफ की सेनेट के इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ की भी बेल होगी और ख्वाजा आसिफ जो है वो भी बाहर आ जाएंगे। वैसे उनका इलाज कंप्लीट हो गया है, जो जेल नैब के अंदर होना था और जो उन्होंने 10-12 दफ़ा डॉक्टर को दिखाना था, डॉक्टर ने उनको कहा जी आपकी हालत तसल्ली बख्श है, अब आप चले जाएं। तो मरियम इस पर बहुत खुश होंगी कि देखिए उनके चचा भी बाहर आ रहे हैं जिनका। तो इसका मतलब ये कि मार्च में पाकिस्तान की सियासत में खासे टर्न आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी बाहर होंगे, हमजा भी बाहर है, आसिफ भी बाहर हो जाएंगे, सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे, मरियम भी होगी, नून लीग के अंदर खासी रसाकशी होगी। और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये याद रखें आप।
वो अभी इस लेकिन पे कायम आज है। आज सारे फिर बाहर हो गए तो आज उसके बावजूद वो आज फिर बिलावल ने ये कहा कि जनाब कि मार्च में मार्च भी होगा। उसने कहा कि पार्टी कारकुन जो तैयार रहें। मरियम ने भी आज वज़ीराबाद में कहा कि वज़ीराबाद के लोग तैयार रहें, मार्च में मार्च होना है। तो अब देखें कि मार्च में मार्च होता है या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं सेनेट के इलेक्शन पर। अगर तो गिलानी जीतते हैं तो फिर शायद चीज़ें कुछ और तरह का टर्न लें, वरना मुझे तो लग रहा है कि फिर इसी तनख्वाह पे सब काम करते नहीं, रहें। अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं फिर तो तरीके अदम एतमाद पहला ऑप्शन लेकर आना है ना उसके बाद, क्योंकि जरदारी साहब ने इसी बात नहीं, को अदम मनाया है। एतमाद की तो बात ही नहीं हो रही उसामा साहब, आप गौर करें। जरदारी ने जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो नवाज शरीफ को फ़ोन किया, जो फजलुर रहमान को फ़ोन किया, उसमें उन्होंने अदम एतमाद की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था हम मार्च करने को तैयार हैं आपके साथ, बस आप हमारे कैंडिडेट को जितवाएं। आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। नहीं, उनका बयान है, जरदारी साहब ने कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब चेयरमैन बन जाएंगे आप सेनेट के। देखें ना बिलावल अदम एतमाद की बात खुल के कर रहा है इमरान खान के खिलाफ, ना जरदारी साहब कर रहे हैं। अब वो मार्च की बात कर रहे हैं फिलहाल। वो नून और लीग की मार्च में विकेट पे वो जो खेले। नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ने कामयाब बनाना है, उसमें फिर उन्होंने जाना है। ये ज्यादा भी टास्क उन्होंने नहीं क्या है? ये उन्होंने कहा था ना, आपको पता ये है तो ना? पहले दिन से अंडरस्टैंडिंग हाँ, है ना उन्होंने कहा कि मार्च कामयाब आपने बनाना है, जब कामयाब हो गया तो फिर हम आएंगे। नून लीग ने और धरने में मामले मौलाना शामिल फजलुर रहमान ने खुद पे पार्टी को यकीन दहानी कराई थी कि आप लोग जो हैं वो सिर्फ रावलपिंडी और इधर के लोग ले आए, बाकी बंदे इकट्ठे करना हमारी और मार्च से जिम्मेदारी है। पहले शायद मरियम साहब वैसे ही बाहर चली जाए। नहीं, उसके क्यों? बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान शहबाज साहब शरीफ अकेले रह हमजा जब आ जाएंगे तो फिर तो मार्च बड़ा भरपूर होगा। फिर तो मरियम साहिबा नहीं, वो पहले मार्च यार किसी के और वो जो चक्कर में। लाहौर जलसा नाकाम हुआ था अब नहीं होगा, क्योंकि अब वो हमजा और शहबाज शरीफ भी शहबाज होंगे, शरीफ साहब या अब तो हमजा- मजबूत हो जाएंगे सब। हमजा या शहबाज मार्च के लिए बाहर नहीं आ रहे, वो अपना जो मामलात हैं उसके लिए बाहर या अंदर हैं बैठे हुए, या बाहर आ रहे हैं, उनकी अपनी अलाइनमेंट चल रही है। उनका इस सारे मामले के अंदर कोई लेना नहीं, देना आप नहीं। क्या कह रहे हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो टोकन पार्टिसिपेशन जिस तरह पहले भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने की फजलुर रहमान साहब के साथ, या इन्होंने जा की कि एक दो दिन जाके चंद रहनुमा वहाँ पे खड़े हो गए। अब देखें ना कैटेगोरिकली पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हमने जो लॉन्ग मार्च है, मौलाना फजलुर रहमान साहब और नून लीग यानी मरियम साहब भी उस वक्त बाहर थी, इन्होंने कामयाब बनाना है। और जब लाखों का जमे गफीर हो गया तो फिर हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धरने में उन्होंने नहीं शहबाज शरीफ बाहर आते हैं तो नून लीग का सदर कौन है? मरियम नवाज तो नहीं है, वो तो शहबाज शरीफ है। तो पार्टी के फैसले शहबाज शरीफ करेंगे, ना कि मरियम नवाज करेंगी। आप पहले भी जब शहबाज शरीफ बाहर थे तो फैसले वही कर रहे थे, मरियम वो घर पर नवाज थी। शरीफ को बीच में ले आती है ना, फिर फैसले वहां से करवा लेती हैं। वो तो मसला शहबाज शरीफ साहब इसीलिए तो मायूस होकर फिर अंदर बैठे रहे हैं अब इतना अरसा। मेरा ख्याल है कि अब वो अपने आप को असर्ट करेंगे और अब वो अपनी बातें मनवाएंगे। कैसे? मरियम तो कह चुकी हैं कि बयानिया मेरे चचा का चला ही नहीं, उन्होंने बड़ी कोशिशें की, मुफाहमत कायल थे, वो सब फेल हो गया। फिर मैंने आगे कहा कि चचा जान साइड पे हो जाए, बस आप फारिग हो गए। तो चचा जान ने बड़ा टाइम दे दिया ना मरियम नवाज को, अच्छा। बड़ा टाइम दे दिया है। अब इतना टाइम देने के बाद अब चचा जान समझ रहे हैं कि वो ज़िमनी मरियम का इलेक्शन जीत बयानिया कर जो दिए है- उन्होंने कौन सा जीता जनाब सर? वजीराबाद का एक इलेक्शन जीता पंजाब में, एक नौशहरा में पीटीआई की अपनी लड़ाइयाँ सामने आई हैं। और जो डस्का वाला है वो उसका तो अभी फैसला ही नहीं हुआ, कि वो तो जुमेरात को फैसला होना है कि कितने तो भी लॉन्ग मार्च police तक station वो पे चली गई हैं। वो चले, उन्होंने कहा था दिसंबर में हुकूमत गिर जाएगी, वो आगे पीछे हो जाता है टाइम। वो तो भी है कि बस इनका टाइम खत्म हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई है, उनको तो ये लग रहा है। कर्नल साहब आपको क्या लगता है? वो तो कह रही हैं कि जी ये बीच में ना आए, गिरती हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट सहारा ना दे, तो उनको तो ये लग रहा है कि सिर्फ सहारा है, कोई एजेंसियां अभी तक इमरान खान के लिए काम कर रही हैं, वरना तो काम तमाम देखिए हुआ। सुप्रीम कोर्ट का तो कोई इसमें इशू नहीं है। अब राय अगर मांगी है हुकूमत ने, आईनी हक है, सदर पाकिस्तान ने अगर उनको राय के लिए भेजा है, अपनी सेक्शन जो है जो आईन और कानून का तकाजा है, तो उसमें अच्छा, सुप्रीम आपको कोर्ट लगता है राय कि देगी। हमजा और शहबाज शरीफ साहब की ये जो रिहाई है जमानत पर, ये मरियम अभी साहिबा के लिए शहबाज मुश्किल हो शरीफ की जाएगी? नहीं हुई, सिर्फ हमजा की। जब हो जाएगी, चले हमजा की हुई है, अगर शहबाज शरीफ साहब भी हो जाते हैं तो फिर ये मरियम साहिबा वाकई साइडलाइन होगी। बाबर साहब को तो ख्याल है कि मरियम साहिबा साइडलाइन हो जाएंगी। ऑफ कोर्स साइडलाइन हो जाएंगी, इसमें कोई अंडरस्टूड बात दूसरी है। राय जब नहीं। देखें जब बाहर अंदर जाके मीटिंग्स कर रहे हैं, आज भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आके शुक्रिया अदा उन्होंने किया है, तो शहबाज शरीफ साहब जाहिर बात है पाकिस्तान पार्टी के सदर है, और जब सेनेट की टिकटों के मामला आया उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब से साइन करवाने पड़े। मरियम साहबा वो आपकी बात ठीक है, कार्ड जो खेलती है वालिद साहब वाला, तो उधर से आके वो कर लेती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अब बहुत सारे जो सीनियर लीडरशिप है वो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की तरफ देख रही है। हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली के अंदर,
शहबाज शरीफ साहब है कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन ये जो सेनेट की जो टिकटें हुई मरियम हैं, साहबा उसमें या फजल रहमान वाला परवेज बयान रशीद है साहब वो को पसंद नहीं करते बंद शहबाज गली में शरीफ। लेके जा रहा है पार्टी को। ये मैं आपको पार्टी के confirm- लोग ज्यादातर अक्सरियत ये चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब किस तरीके से अपनी आके कुव्वत दिखाएं, असर्ट करें, ताकि हमें को आगे आने फ्यूचर के लिए जो नून लीग या जो भी मुस्लिम लीग का नाम हो हम पॉलिटिक्स कर सकें। क्योंकि मरियम साहब या नवाज शरीफ साहब का जो बयान सर है ब्रेक का वक्त है, लेकिन उसके उससे ऊपर पहले तो कह रहा है बिल्कुल हमारी तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है परवेज रशीद साहब को शहबाज शरीफ पसंद नहीं करते थे? ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो तो खैर फिर अदालती हुक्म से 95 लाख उन्होंने दिया नहीं, 11 साल तक उनको पता ही नहीं था। मुशाहिदुल्लाह साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी उसी कैटेगरी में थे। शहबाज शरीफ साहब की उनसे कोई वो बनती नहीं थी उस तरह। बहरहाल उनके बेटे को अब कहा जा रहा है, बाबर साहब ने जिस तरह कहा है कि उनके बेटे को शायद सेनेट का टिकट मिल रहा है, तो सेनेट की टिकट की तकसीम में तो शहबाज शरीफ ग्रुप उस तरह नहीं मुझे नजर आ रहा है। मतलब परवेज रशीद साहब चले, वो नाहल हो गए, लेकिन टिकट तो उन्हीं को मिला। शहबाज शरीफ तो नहीं चाहते थे उनको मिले। देखिए हम नवाज शरीफ जब तक है अल्टीमेटली तो नवाज शरीफ साहब की भी अगर तो शहबाज शरीफ प्रवेल कर रहे होते तो फिर अलामा साजिद मीर को कभी टिकट ना मिलता। ये मेरी बात परवेज याद रशीद को भी रखिए। टिकट ना मिलता, वो तो जब परवेज रशीद को अदालत से हुए टिकट ना नाहल। मिलना, उसके बाद साजिद मीर साहब को टिकट मिलना, उसके बाद शाहिदुल्लाह के बेटे को टिकट मिलना, इससे लग रहा है कि ये जो सारा टिकट जो दिए गए हैं इसमें मरियम टोटली प्रवेल किया उन्होंने, और उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक टिकट दी यही है। तो और मेरी गुजारिश है आपसे। अब आप कह रहे हैं कि उनका- मरियम ने प्रिवेल किया, आप कहते हैं जी शहबाज शरीफ अगर बाहर आ गए तो वो प्रिवेल करेंगे। सर जब बाहर आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से तब्दील होती हैं। और शहबाज शरीफ आपको नून लीग के बहुत सारे चेहरे ओपनली शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, और मरियम के खिलाफ एक बगावत होगी। आप देखिए टाइम आने दें, वक्त चेंज होगा, चीज़ें चेंज होंगी। मरियम तो आज भी कहती हैं कि जी सब इकट्ठे हैं और नवाज शरीफ के पीछे सारे इकट्ठे हैं, जो नवाज शरीफ कहना है वही होना है। वो तो उसके अलावा मरियम कुछ हो साहबा नहीं ने सकता। 160 लोगों के इस्तीफे भी उनके पास आ गए थे, सिवाय हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ। वो किधर गए इस्तीफे? ये बात मामला सही। ये है कि ऐसी झूठी जो चीज़ें फैलाने से मेरा ख्याल है हकीकत से उसका कोई तल्लक नहीं। मैं और डोगर साहब इधर कई दफ़ा चैलेंज भी देते रहे कि जनाब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के सिर्फ 2 इस्तीफे दिए सर हैं। मुझे सिर्फ ये वो बता दें, दिखा हम बात कहीं और चलेगी। ये जो 1444 कनाल जमीन है, इसका क्यों नहीं जवाब देती है? वो उनकी पथराव हो जाता है। लंदन तो क्या नैब में- चलो, पाकिस्तान नैब में भी तो कोई अब कायम जायदाद बुलाया नहीं है। थी। लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी। अब 1444 कनाल इन्हीं के नाम पे ज़मीन है, जो जिस तरीके से ली गई, जो डरा धमका के औने पौने, फिर उसके बाद मास्टर प्लान जो है वो आईडीए का चेंज किया गया, फिर ये साइडों पे जो उसको ग्रीन लैंड करार दिया गया ताकि कोई वहाँ पे तामीरात या हाउसिंग कॉलोनी ना बन सके। ये ज़मीन किस तरह ली गई और मरियम साहबा के पास ये करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए किधर आए, ये चीज़ें सारे रिकॉर्ड पे है। और यही केस सर उनके ब्रेक खिलाफ बात भी- यह है कि ये तो पहले कानून बना खामोश लेते हैं। हो आप गया। कहाँ पकड़ेंगे? आपके अरबों रुपया लगा दिया अपने घरों पर ही, वो सरकारी खजाने से लगाया, लेकिन कानून उसकी इजाजत देता था कैंप ऑफिस बनाई जाओ, पैसा लगाई जाओ। इसी तरह बड़े ये गोरख धंधे बना लेते हैं और इतना आसान नहीं होता, तह दर तह काम दिखाया होता है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे इमरान खान साहब के तारीखी दौरे श्रीलंका की, और वहाँ पर ऐसे लग रहा है कि श्रीलंका भी अब CPEC से जुड़ने जा रहा है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान ने दौरा किया श्रीलंका का, और वहाँ पर बात हुई है दो तरफा ताल्लुकात की, ख़ासतौर पर तिजारत को आगे बढ़ाने की। और इमरान खान साहब ने श्रीलंका से कहा है कि CPEC से श्रीलंका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। यानी चूँकि गवादर बंदरगाह बहुत अहम है, और वहाँ से फिर सेंट्रल एशिया तक, जिस तरह CPEC चाइना जा रहा है, सेंट्रल एशिया में जा रहा है, तो अपनी मसनूआत तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है, इस तरह वहाँ से मंगवा सकता है। तो अब ये बात शाह कुरैशी साहब ने कही है कि अब पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एक दौर था कि पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में सबसे अहम था, लेकिन अब जियो इकनॉमिक डायमेंशन देखी जा रही है। यानी अब तिजारती ताल्लुकात, तिजारत को, खुशहाली को, तरक्की को, मईशत को, इसको आगे बढ़ाना ये बुनियादी चीज़ है। असद खरल साहब, ये जिस तरह से देखा जा रहा है कि श्रीलंका को अब ये ऑफ़र, वहाँ से जिस तरह हम देख रहे हैं उनके वज़ीर आज़म वो जितनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब MOUs भी साइन हुए हैं जिसमें एजुकेशन की बात है, कल्चर, स्पोर्ट्स, सियाहत, मसनूआत, टेक्नोलॉजी, तो इन सब में आगे बढ़ना इकट्ठे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा है कि इस तरह से पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ ये जुड़ रहा है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ हो चुका है। तो ये बड़ी ओपननेस हम देख रहे हैं श्रीलंका और पाकिस्तान के तरफ। जी, एक तो जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, खित्ते के अवाम को गुर्बत से निकालने के लिए तजारती तल्कात का फ़रोग ज़रूरी है, और मसाइल जो जंग जो है उसका जो है हल नहीं है मसाइल का, ठीक है, उसकी बजाय मुज़ाकरात हैं। दूसरी जानब उन्होंने जो चीन और अमेरिका के दरमियान जो बढ़ती हुई खलीज है उसके दौरान उन्हें पेशकश की है कि पाकिस्तान उसके अंदर अहम किरदार अदा कर सकता है।
फिर जिस तरह उन्होंने वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी या श्रीलंका की उनको CPEC में इन्वेस्टमेंट की दावत दी है, सरमायाकारी की। अब कोलंबो के अंदर जिस तरह ये तकरीब हुई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने, और उसमें सारी वजारतों का, हाई कमीशन का बहुत बड़ा एक रोल था, और वहाँ पे जो बातें हुई उन्होंने कहा कि 25 साल से मैं जदोजहद इसलिए कर रहा था कि ताकि गुर्बत के खात्मे के लिए और उसके लिए फलाई रियासत जो है उसके क़याम जो ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो उसामा साहब एक श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि पाकिस्तान में आजकल हमें शाय खुर्दोनोश जो है महंगाई का सामना है, तो श्रीलंकन जो वहाँ पे सदर है उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने चाइना के फार्म का दौरा किया, और जो रिटेल और जो होलसेल प्राइस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर के जो किसानों से पैदावार आप ख़रीदते हैं, जो अनाज या जो भी फसलें हैं, वो बहुत कम कीमत पर ख़रीदी जाती है, लेकिन वही जो अब रिटेल के अंदर दुकानों पे आती हैं थोड़ी सी वैल्यू एडिशन के बाद, तो उनके अंदर जो कीमतों का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि ये बहुत उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। तो उनका वो चीन की जो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए ये रिटेल और होल सेल के अंदर जो डिफरेंस है वो ख़त्म किया है, कि उनका वो जाते ही पाकिस्तान इस चीज़ को टेक्नोलॉजी मंगवाएंगे और इसके ऊपर वो नाफिजुल अमल करेंगे। तो देखना ये है कि क्या इस पर वो कामयाब होते हैं। बहरहाल जो मुज़ाकरात के वाले से जो जिस तरह से के बातें की हैं इमरान खान साहब ने वहाँ पे, इंडिया को जो है इससे बड़ी परेशानी लाक हो गई है। हालांकि इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं उसमें पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, और श्रीलंका के अंदर जिस तरह एक 47 साल बाद एक पाकिस्तान के एक हुक्मरान का जाना और 2 रोज़ा वहाँ पर जो दौरा, और जिस तरीके से उसको वार वेलकम किया गया है, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बना हुआ है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान, चाइना, श्रीलंका और उसके बाद नेपाल, भूटान, तुर्की, पाकिस्तान, अब तो बांग्लादेश से बांग्लादेश के साथ भी बहुत सारे हमारे मामला जो है पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो फिर इसके बाद जो रियासतें हैं हमारी, जो काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उनके साथ भी जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, गवादर के हवाले से, CPEC के हवाले से, तो पाकिस्तान की अहमियत खित्ते के हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जिस तरीके से 45 साल बाद गालबन, बाबर डोगर साहब, 45 मुल्कों की जो पानियों में हमारी एक्सरसाइज हो रही है, तो बहुत बड़ी बात। उसमें 3 यानी सुपर पावर, जो अमेरिका, मौजूदा पिछला सुपर पावर रशिया, और आने वाला जो चाइना जो है, 3 यानी सबज हिलाली परचम के नीचे है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो रही है, और इंडिया आइसोलेट हो रहा है ये सारे मामला। अच्छा, अब इसमें आपने भारत की बात की, तो उसमें मैं देख रहा था BBC पर भी इस हवाले से काफ़ी तफसील से बात आई बाबर डोगर साहब। उसमें यह है कि एक तो ये कि कुछ ठेके वगैरह टर्मिनल के ख़ास तौर पर मोदी ने पर्सनली उसमें शामिल होकर कंपनियों को दिलवाए, और वो ये श्रीलंका सदर ने वो मनसूख कर दिए। फिर कुछ जजीरों पर चीन का कंट्रोल आ गया, और वो बहुत ज़्यादा करीब हैं माशी तौर पर उनको मिले, तो वो अब भारत उस पर लर्जा हुआ है कि ये श्रीलंका हमारे साथ कर क्या रहा है, तो उस पर परेशान है। श्रीलंका ने अपना इंटरेस्ट देखना है। अब इसी तरह भारत को यह है कि जी इमरान खान वहाँ क्यों चला गया, उन्होंने कश्मीर की भी बात कर दी कि जी हम तो मसला हल करना चाहते हैं, जंग मसाइल का हल नहीं है। तो भारत तो हर चीज़ को, चाहे चीन है उससे भी लड़ना है, दीगर हमसाए हैं उन पर भी धौंस धमकी, और के जी वही के जी अच्छा ये कि जी श्रीलंका तक बीजेपी का वो उन्होंने फैलाना है, हिंदू इंतहा पसंदी उन्होंने चाहे अफगानिस्तान तक लेकर जानी है कि सारे खित्ते हिंदुस्तान में शामिल करने हैं, उनकी तो यही सोच है। उसामा साहब, इंडिया अनफॉर्चुनेटली इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है, सार्क कंट्री का सबसे बड़ा मुल्क है। होना तो ये चाहिए था, सार्क का जो मकसद जिस मकसद के लिए बनाई गई थी कि सार्क ममालिक के दरमियान जो है वो तिजारत बढ़े, इनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों, यहाँ पर अमन, इसीलिए सार्क बनाई गई थी। लेकिन इंडिया की ये आदत है कि इंडिया जो है वो तमाम ममालिक के अंदरूनी मामलात में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करता है। श्रीलंका में दहशतगर्दी जो होती रही, वहाँ पर तामल को जो सपोर्ट करता रहा वो इंडिया करता रहा, ये और पूरी तरह से श्रीलंका के अंदर जो खाना जंगी रही उसमें इंडिया का रोल रहा। बांग्लादेश जो है उसके साथ भी इंडिया ने बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, नेपाल के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, तो भूटान के साथ उसके मसाइल चल रहे हैं। तो इंडिया ने जितनी सार्क को जो ख़त्म किया, जो सार्क का बेड़ा गर्क किया, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो इंडिया का है। अगर इंडिया समझदारी के साथ चलता और एक बड़े मुल्क होने के नाते वो अपना बड़ा रोल प्ले करता, तो शायद आज ये खित्ता जो है ये मेरा ख्याल है कि यूरोप के बराबर पहुंचा होता और ये खित्ता बहुत तरक्की कर रहा होता।
चाइना जो है, चाइना की पॉलिसी, चाइना इंडिया के मुखालिफ नहीं है। हाँ, इंडिया अपने ज़ाती मफादात के लिए कभी वो अमेरिका के साथ अलाइन होता है, कभी यूरोप के साथ अलाइन होता है। अपने ज़ाती मफादात के लिए वो चाइना के साथ यूरोप और अमेरिका के हाथों में खेल रहा है और एक फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट चाइना का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज़ अगर इंडिया चाइना के मामलात में दखल ना दे, यूरोप का इस तरह से यूरोप के हाथों में ना खेले, तो ये खिता इतनी तरक्की कर सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की इसी खिते में हो। लेकिन सिर्फ एक मुल्क इंडिया की डिटाई की वजह से ये सारी जो तरक्की है उसका अमल रुका हुआ है। तरक्की किस तरह होनी है? अब चाइना जो है कश्मीर के हवाले से बयान दे दे तो उस मुल्क की वो कहते हैं मसनूआत ही बैन कर दो, चीन की सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो बंद कर दो, मलेशिया से जो तेल की दरामद है वो बंद कर दो। इसी तरह श्रीलंका के, क्योंकि श्रीलंका के लिए इतनी बड़ी मार्केट है भारत। अगर मुझे एक बात बताएं, फ्री ट्रेड स्टार्ट हो जाए, बॉर्डर खुल जाए, तो सारे इशू अपने आप ही मसले हल हो जाएंगे। लेकिन इंडिया जो है उसमें जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, जो हिंदुत्व का तस्वुर है कि ये सारा जो खिता ये हमारा है और ये जो बाकी जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं इनको यहाँ से बाहर निकालो, तो जब इतना तासुब आप फैलाएंगे, या हिंदू हो जाए या इनको बाहर निकाल दो, जब इतना तासुब फैलाएंगे तो फिर वहाँ पर अमन तो नहीं आ सकता, वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो नहीं आ सकती। अब चाइना श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बेतहाशा उसने इन्वेस्टमेंट की है। और ज़ाहिरी बात है कि जो आप जजीरों की बात करें वहाँ पर उसने तवानाई के प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं और इंडिया जो है वो श्रीलंका से पे प्रेशर डाल रहा है कि चाइना को यहाँ से निकालो। क्यों निकाले? एक तरफ तो इंडिया ने श्रीलंका को क्या दिया, बदमनी के अलावा दिया क्या इंडिया ने वहाँ पर? अगर चाइना वहाँ पर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस पर जो श्रीलंका है अब वो उसके सामने खड़ा हो गया है। अब आप देखें कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जो रिवाइव हुए हैं उसमें भी चाइना का रोल है, उसमें भी चाइना ने अपना रोल प्ले किया। अगर इंडिया उसको मार्केट नहीं भी मिलती, क्योंकि इंडिया उसके करीब पड़ता है वैसे तो, अगर आप देखें श्रीलंका के, तो सी पैक के जरिए वो चाइना भी अब उसको ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।